हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हमने सबसे पहले इस पहली क्लास के अंदर हमने सबसे फर्स्ट में इस फर्स्ट चैप्टर को आपके लिए उठाया है, बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे जो पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आपको एक प्रैक्टिस सीरीज की क्लास आपको फ्री मिलने वाली है। फिर हम केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिजिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको देखते हुए हमने एक स्पेशल एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम के लिए एक क्लास का सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। और आज हम इस पहली क्लास के अंदर सॉल्यूशन करने वाले हैं, 1 से लेकर 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। और जो भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम हैं, एक्सएससी के, रेलवे के, सीजीएल, एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम को हम आए हुए क्वेश्चनों को इसमें कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और 1 बाय 1 क्लासों में आपको जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों का आपको फुल्ली सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सभी लोग अगेन क्लास को अपने फ्रेंडों के लिए शेयर कीजिए और जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाता है उसका डिटेल सॉल्यूशन आप नोट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसके अलावा भी यदि आपको कहीं और डाउट मिलता है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कीजिए, उस कमेंट में आपके उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट भाई। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो दे रखा है ना, वो दे रखा है क्या कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इस क्वेश्चन की हमें बात करनी है और प्रीवियस एग्जामों में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। और अच्छा क्वेश्चन हमें दे रखा है, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन B12। इस तरीके से हमें ये दे रखे हैं। तो बात करते हैं, देखो आंसर है हमारा इसका क्या, विटामिन B1। तो भाई इसकी बात करते हैं भाई विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी जो है ना, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बोला जाता है, जिसके अंदर बी के B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 है, B12 तक हमें विटामिन बी देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं किसकी, विटामिन B1 के बारे में। और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है ना, वो हमें सभी लोगों को सबसे पहले याद रखना है। इसका रासायनिक नाम होता है क्या, थायमिन। ठीक है, सभी लोगों को अच्छे से रासायनिक नाम याद रखना है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है ना, कमी से होने वाला जो रोग है ना, वो है हमारा क्या, बेरी बेरी, ये रोग इसकी कमी से होता है भाई। ठीक है, तो ये बात भी हमें याद रखना है, बेरी। दूसरी बात करें कि हमें और कहाँ मिलने वाला है भाई, इसके स्रोत क्या है भाई। तो बात करें हम इसकी कि हमें ये फलों से मिलने वाला है, फलों से प्राप्त होने वाला है। दूसरी हम बात करें चावल में हमें ये मिलने वाला है, चावल याद रखना है। नेक्स्ट है कि अंडे में ये मिलेगा आपको। ठीक है, मांस के अंदर हमें ये मिलने वाला है, मांस। ठीक है, और बात करें तो दूध के अंदर हमें इस विटामिन की मात्रा मिलने वाली है। सोयाबीन के अंदर हमें विटामिन की मात्रा मिलने वाली है, सोयाबीन। और साथ में हमें मिलने वाला है ये विटामिन क्या, अंकुरित अनाजों के अंदर, अंकुरित अनाज, इनके अंदर हमें ये विटामिन मिलने वाला है। ठीक है, दूसरी बात करें, हमारा जो बेरी रोग है ना, ये भी 2 तरीके का होता है हमारा। बेरी जो रोग है हमारा, वो भी 2 तरीके का होता है भाई। इसकी भी हम बात कर लेते हैं। बेरी का जो रोग है ना, तो ये बेरी का रोग हमें 2 तरीके को देखने को मिलता है। एक को हम कहते हैं गीली बेरी का रोग, गीली बेरी का रोग। और एक हम कहते हैं इसको सूखी बेरी का रोग। ठीक है, सूखी बेरी का रोग। तो 2 तरीके से हमें देखने को मिलता है। जब गीली बेरी की बात आती है तो इस रोग का संबंध हमारा जो है ना, हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उससे संबंधित बीमारी है भाई। हृदय के अंदर, हृदय से धमनियां हैं, सिराएं हैं, उनसे संबंधित, हृदय के अंदर जो भी
ब्लड फ्लो हो रहा है उससे, मतलब पूरा हमारा जो परिसंचरण तंत्र दे रखा है ना, उस सिस्टम से संबंधित है ये हमारा। तो हम याद रख सकते हैं इसको कि गीली बेरी बेरी का रोग जो है ना वो हमारा हार्ट सिस्टम से संबंधित है भाई, सिस्टम, हार्ट सिस्टम से संबंधित है। दूसरी बात करें हम, जो सूखी बेरी बेरी का रोग है ना वो है हमारा किससे संबंधित, CNS, CNS जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी बोले तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र। और केंद्रीय तंत्र का तंत्र के अंदर बात करें हम, हमें ब्रेन से संबंधित बीमारी इसके अंदर देखने के लिए मिल सकती है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, केंद्रीय तंत्र का तंत्र। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि बेरी बेरी जो रोग है ना वो किस विटामिन की कमी से होने वाला है, तो ये हमें विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है क्या, थायमिन। इसकी कमी से हमें बेरी बेरी रोग देखने को मिलता है। बेरी बेरी जो रोग है ना हमारा, वो बेरी बेरी रोग हमें दो तरीके से देखने को मिलता है, मतलब इसके दो प्रकार हैं हमारे पास। एक को कहते हैं हम गीली बेरी बेरी का रोग, जो हमारे हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी अंग हैं, ऑर्गन है, पार्ट्स हैं हृदय से संबंधित, धमनी है, शिराएं हैं, हृदय के अंदर जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है उस सिस्टम से देखने के लिए हमें गीली बेरी बेरी का रोग देखने को मिलता है। दूसरी बात करें सूखी बेरी बेरी का जो रोग है ना वो हमारी मांसपेशियां हैं, उनसे भी देखने को, मांसपेशियों में भी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर हम ब्रेन को भी शामिल करते हैं, इसके अंदर हम मेरुरज्जु को भी शामिल करते हैं, मतलब हमारे केंद्रीय तंत्र का तंत्र में कुछ गड़बड़ी होने वाली है। तो इस विटामिन की वजह से यदि विटामिन B1 की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें एक बेरी बेरी का रोग देखने को मिलता है। और इस बेरी बेरी के रोग के अंदर हमें सबसे ज्यादा हमारे हृदय से संबंधित बीमारियां और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होने वाली बीमारियां देखने को मिलती हैं। दूसरे स्रोत आप याद रख सकते हो कि फलों में, चावल में, अंडे में, मांस में, दूध में, सोयाबीन में और अंकुरित अनाजों में ये रोग, ये विटामिन की मात्रा देखने को हमें मिलती है। क्लियर? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई, मेढक में दांत होते हैं भाई, मेढक के अंदर दांत पाए जाते हैं भाई। किस तरीके के मेढक के अंदर दांत पाए जाते हैं, तो देखो मेढक की बात की जाए तो मेढक जो है ना, मेढक के अंदर एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे अब मनुष्य के शरीर के अंदर, मुंह के अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, बस 4 प्रकार के दांत मुंह के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि चबाने वाले दांत अलग हैं, चीड़ फाड़ करने वाले दांत अलग हैं, कुतरने वाले दांत अलग हैं। इस तरीके से इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर मनुष्य के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन अपना जो मेढक है ना, इस मेढक के अंदर हमें सिर्फ एक ही प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं मेढक के अंदर, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं, मेढक फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग। इसका वैज्ञानिक नाम भी आप लोग याद रख सकते हो, राणा ट्रिगेना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है भाई। सभी लोग अच्छे से मेढक का वैज्ञानिक नाम याद रखें। दूसरा, इसके अंदर जो दांत पाए जाते हैं ना मेढक के अंदर, वो दांत सभी के सभी एक ही प्रकार के होते हैं। दांत जो होते हैं ना वो सब के सब कैसे होंगे, एक ही प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं किसके अंदर, मेढक के अंदर। और जो एक ही प्रकार के दांत जो होते हैं ना, उन दांतों को हम इसके अंदर कह देते हैं क्या, होमोडोंट। यस, होमोडोंट दांत कहलाते हैं, होमोडोंट, ये दांत होते हैं भाई। तो बात करें मेढक के अंदर दांत कैसे होते हैं भाई, तो होमोडोंट। तो पहला ही ऑप्शन हमें देखने को मिल गया है कि मेढक के अंदर जो दांत पाए जाते हैं ना वो कैसे हैं, होमोडोंट दांत कहलाती हैं। दांतों का एक ही सेट, एक ही प्रकार के इसके अंदर देखने को मिलता है। दूसरी बात करें कि मेढक जो है ना वो उभयचर प्राणी है। कैसा है, उभयचर, उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी मतलब अपन इसको एम्फीबिया बोल सकते हैं, एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब ऐसा होता है कि ये एक ऐसा प्राणी है कि ये हमें जल और थल, मतलब ये पानी के अंदर भी रह सकता है और जल के अंदर भी रह सकता है, वो सॉरी थल पर भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है और जल के अंदर भी रह सकता है। दोनों जगह अपना जीवन यापन ये कर सकता है। मतलब पानी के अंदर जब रहेगा तब भी ये सांस ले सकता है, और पानी से बाहर मतलब जब ये जमीन पर रहेगा तब भी आसानी से श्वसन की क्रिया सांस ले सकता है। तो उभयचर प्राणी उन्हीं को ही कहते हैं कि ऐसे जीव जंतु जो जल और थल दोनों पर अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं, उन प्राणियों को हम क्या कह देते हैं, उभयचर। तो मेढक कैसा प्राणी है आपका, एक उभयचर प्राणी है। इसकी बात करें, अब श्वसन की बात करें मेढक के अंदर, श्वसन,
तो मेढक जो है ना वो श्वसन की प्रक्रिया, इसके अंदर फेफड़े पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य जिस तरीके से सांस लेता है उसी तरीके से फेफड़े मेढक के अंदर पाए जाते हैं, लंग्स। दूसरा, जब जमीन पर ये होगा तो फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन कर सकता है। दूसरा, ये त्वचा के द्वारा भी श्वसन कर सकता है, स्किन के से भी श्वसन कर सकता है। दूसरा, ये मुख गुहा से भी श्वसन कर सकता है, मुख गुहा, मुख गुहा मतलब इस तरीके से श्वसन की क्रिया कर सकता है। तो ये पानी के अंदर होगा तो पानी में भी सांस ले सकता है, पानी से बाहर होगा तो जमीन पर भी ये श्वसन की क्रिया कर सकता है। दूसरी बात करें इसकी, इसके अंदर जो उत्सर्जन है ना, उत्सर्जन, उत्सर्जन, तो मेढक के अंदर जो उत्सर्जन की क्रिया है ना वो है, तो उसके अंदर उत्सर्जन की क्रिया के लिए क्या, किडनी, वृक्क जिसको हम कहते हैं, वृक्क ही पाए जाते हैं इसके अंदर, जिसे हम किडनी कहते हैं भाई, किडनी, उसी के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। लेकिन इसका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो पदार्थ का नाम हमें याद रखना है। इसका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो है हमारे पास क्या, यूरिया। ठीक है, इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या कहलाता है, यूरिया कहलाता है भाई, ये हमें याद रखना है, यूरिया, यूरिया, यूरिया का मेढक क्या करता है भाई, उत्सर्जन करता है। और ऐसे जीव जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन जीव जंतुओं को हम यूरियोटेलिज्म कहते हैं भाई, यूरियोटेलिज्म। ये बात भी हमें अच्छे से याद रखनी है कि ऐसे जीव जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटेलिज्म जंतु कहलाते हैं। ऐसे ही जीव जंतुओं का नाम है, कुछ अमोनिया का भी उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, कुछ बीट का भी उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे जीव जंतुओं को हमने उत्सर्जन के आधार पर भी अलग अलग भागों में बांटा। लेकिन फिलहाल यदि हम बात करें मेढक के अंदर, तो मेढक के अंदर उत्सर्जन की जो क्रिया है ना वो किडनी के द्वारा होती है, और इसका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या कहलाता है, यूरिया। यूरिया का सूत्र भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, NH2CO, NH2 भाई, सभी लोग अच्छे से यूरिया का रासायनिक सूत्र भी याद रखें। ठीक है, दूसरी बात करें कि मेढक का जो परिवर्धन होने वाला है, ठीक है ना, उसकी यदि बात की जाए तो मेढक को अपने अंडे देने के लिए जाना तो पानी के अंदर पड़ेगा। मेढक जब भी अंडा देगा तो अंडा देने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा भाई, पानी के अंदर। तो मेढक क्या देगा भाई, अंडा। अंडे से जो बच्चा बाहर निकलेगा उसको हम लार्वा कहते हैं भाई, टेडपोल, वो क्या कहलाता है, हमारा लार्वा। और लार्वा इस टेडपोल से फिर इस वयस्क मेढक का क्या होता है, निर्माण होता है भाई, वयस्क मेढक बन जाता है। लार्वा को ही हम क्या नाम दे देते हैं, टेडपोल भी कहते हैं, टेडपोल। ठीक है, तो इसको कह देते हैं टेडपोल। कौन है भाई, मेढक का बच्चा क्या कहलाता है भाई, टेडपोल। मेढक क्या देता है भाई, अंडा देता है, अंडे देने वाले प्राणी है। ठीक है, और मेढक के अंडे से लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर बाद में बनेगा ये वयस्क मेढक में बदल जाएगा। और वयस्क मेढक में बदलने के लिए मेढक के अंदर कायांतर की प्रक्रिया होती है, जिसको हम कहते हैं क्या, कायांतरण, कायांतरण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कायांतरण की क्रिया मेढक के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो मेढक से रिलेटेड जो भी बातें थी वो आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना अच्छे से बढ़िया सा नोट्स बनाते हुए साथ में चलिए। आपको बहुत सारी बातें एक ही चीज से देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, स्टार्च क्या है भाई, या इसका स्टार्च का संबंध क्या है, किससे क्या संबंध है भाई स्टार्च का, ये वाली बात हमें बताना है भाई। ठीक है, बात करते हैं देखो किसकी, स्टार्च की। तो सबसे पहला पॉइंट, स्टार्च। स्टार्च को हम एक नाम से और जानते हैं, जैसे हम मंड भी कहते हैं भाई, मंड, स्टार्च इसी का ही नाम है भाई। ठीक है, स्टार्च। और स्टार्च एक प्रकार का क्या है भाई, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है भाई। स्टार्च क्या है हमारे पास, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का। और कार्बोहाइड्रेट वो पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च हमारा, तो इसका संबंध किससे है भाई, तो इसका संबंध है कैसे, ग्लूकोज से। ठीक है, तो इससे ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र सभी लोगों को याद होगा भाई, C6H12O6।
ग्लूकोज से संबंधित होता है भाई, ठीक है, सूत्र भी याद रखना है, ठीक है। अब बात करें हम, ये स्टार्च हमें कहाँ कहाँ मिलने वाला है भाई, तो ये स्टार्च हमें अनाज, जितने भी हमारे अनाज हैं, गेहूँ है, चावल है, ठीक है ना, आलू है, उनके अंदर देखने को मिलने वाला है। अनाज में हम बात करें तो चावल के अंदर भी हमें स्टार्च देखने को मिलने वाला है, और आपने देखा होगा आलू के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, उबला हुआ जो आलू है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मक्का है हमारे पास, मक्का के अंदर भी हमें स्टार्च देखने को मिलेगा, ठीक है, गेहूं के अंदर भी स्टार्च की मात्रा हमें देखने को मिलेगी, और है हमारा चुकंदर। चुकंदर तो कुछ पदार्थों के नाम हैं जिनके अंदर हमें स्टार्च की मात्रा देखने को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो ये था क्वेश्चन हमारा, क्या क्या स्टार्च से क्या संबंध है भाई, तो ग्लूकोज दे रखा है, फ्रक्टोज दे रखा है, सुक्रोज दे रखा है, गैलेक्टोज दे रखा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ग्लूकोज। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि दांत का शिखर बना होता है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दांत का शिखर किस चीज का बना होता है भाई, तो इसकी बात हम करने वाले हैं आपसे, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो दांत के बारे में। दांत, टीथ, टीथ, ठीक है भाई बात। तो दांत जो है ना, वो उसके बारे में यदि हम बात करें तो मनुष्य के अंदर करीबन, करीबन नहीं फिक्स है, मनुष्य के अंदर 32 दांत पाए जाते हैं भाई, ठीक है। और ये 32 प्रकार के दांत जो होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं भाई। 32 दांत पाए जाते हैं ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में, ठीक है। 16 दांत नीचे वाले जबड़े में, एक वयस्क मनुष्य की हम बात कर रहे हैं, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब चारों प्रकार के दांत कौन कौन से हैं, उनके नाम हमें याद रखना है भाई। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला हमें दे रखा है इंसाइजर। दांतों का एक प्रकार है जिसे हम कहते हैं इंसाइजर, सॉरी, इंसाइजर। इंसाइजर पहला प्रकार दांतों का। दूसरा प्रकार है हमारे पास क्या, कैनाइन, कैनाइन। तीसरा प्रकार है हमारे पास क्या, प्रीमोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर। और अगला है हमारे पास क्या, मोलर, मोलर। ये 4 प्रकार के दांत हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, मनुष्य के अंदर। अब दूसरी बात करें कि मनुष्य के अंदर हमें दूध के दांत भी होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं, कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अस्थायी दांत जिन्हें हम दूध के दांत कह देते हैं, दूध के दांत, दूध के दांत, ये भी हमें याद रखना है। ये दांत होते हैं हमारे पास कितने, 20 दूध के दांत, ठीक है। अब दांत के ऊपर भारी जो परत होती है, जो चमक होती है दांत की, बाहर से जो हमें वाइट वाइट दिखाई दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं क्या, इनेमल, 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 जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो याद रखना है भाई, हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कहाँ पाया जाता है भाई, हमारे दांत के ऊपर पाया जाता है। और दांत का जो शिखर है ना, शिखर जिसे हम क्राउन कहते हैं, शिखर, ठीक है, वो बना होता है किसका, डेंटिन का, डेंटिन का। ये बात हमें याद रखना है, डेंटिन का बना होता है, बना होता है। ये था हमारा क्वेश्चन। तो यही हमसे पूछा गया है कि भाई दांत का शिखर बना होता है भाई, तो आंसर हमारा हो जाएगा किसका, दांत, दांत का जो शिखर है ना वो डेंटिन का बना होता है। और इनेमल, दांत के ऊपर पाई जाने वाली जो व्हाइट कलर की परत है उसे हम क्या कह देते हैं भाई, इनेमल कह देते हैं। क्लियर, तो यही है हमारा क्राउन। तो दांत के भी हम बात करें तो दांत के भी हमारे पास देखो 3 भाग देखने को मिलते हैं हमें। ये मान लो हमारा दांत है, तो सबसे नीचे वाला भाग जो जड़ों वाला भाग है उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं भाई, रूट। दांत का कौन सा भाग कहलाता है, रूट। और ये वाला भाग कहलाता है इसका नेक। और ये ऊपर वाला जो भाग है ना, इसी को हम कहते हैं क्या, क्राउन, क्राउन, जो कि दांत का क्या कहलाता है भाई, शिखर कहलाता है। हमारे दांत जो है ना वो मसूड़ों के अंदर धसे रहते हैं,
दांत कहाँ फिक्स होते हैं भाई? मसूड़ों के अंदर धसे रहते हैं भाई, ठीक है। तो दो अलग अलग प्रकार है। तो मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो हमने पढ़ लिया, चारों दांतों के नाम पढ़ लिए, और 32 दांत टोटल हमारे शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है भाई? इसकी बात हमें करना है, स्कर्वी रोग के बारे में। तो स्कर्वी जो रोग है ना, वो विटामिन सी की वजह से होता है, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो होता है हमारे पास क्या, एस्कर्बिक एसिड। याद रखना है भाई सभी लोगों को नाम, एस्कर्बिक एसिड या अम्ल, एस्कर्बिक एसिड, ठीक है। और विटामिन सी हमें जितने भी खट्टे फल हैं हमारे, सभी खट्टे फलों में देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें खट्टे फलों में, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, ठीक है ना। कुछ पदार्थों के हम नाम निकल लेते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, इनमें हमें देखने को मिलता है। तो जितने भी खट्टे फल हैं हमें विटामिन सी की मात्रा उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी हम बात करें, यह एक ऐसा विटामिन है कि ये गर्म करने पर क्या हो जाता है भाई, नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ये बात हमें याद रखना है कि गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो याद रखना है आपको कि गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होने वाला है भाई? विटामिन सी की कमी से। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर। पढ़े हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 6वां क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पेप्सिन क्या होता है भाई? पेप्सिन क्या है भाई, इसकी हमें बात करनी है भाई। तो सबसे पहले हम पेप्सिन की बात करें कि पेप्सिन जो दे रखा है ना, वो पेप्सिन एक प्रकार का क्या है भाई, एंजाइम है। पेप्सिन एक प्रकार का क्या है भाई, एंजाइम है। और ये जो एंजाइम होता है ना, जो हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी पेप्टॉन्स में तोड़ देता है भाई। ये काम इसका होता है, किसका? पेप्सिन एंजाइम का। दूसरी हम बात करें, ये हमारी स्टमक जो है ना, आमाशय हमारा जो है ना, उसकी स्टमक की पेप्टिक सेल जो होती है, पेप्टिक सेल, उनसे स्त्रावित होने वाला है। तो पेप्सिन क्या है भाई? एक प्रकार का हार्मोन, विटामिन, पोषक तत्व या एंजाइम। तो एंजाइम हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, इसकी हम बात करते हैं। और 7वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन लिवर में होता है, किंतु इसका संग्रहण होता है भाई, कहाँ होगा इसका संग्रहण? तो भाई इसकी बात करते हैं भाई। ये बात भी हमें अच्छे से याद रखना है भाई, ठीक है। तो इसकी बात यदि की जाए तो हमारा जो यकृत है, यकृत, और हमारी जो मांसपेशियां हैं भाई, साथ में कौन है, मांसपेशियां, मसल्स जिसको हम कहेंगे, मांसपेशियां, उसके अंदर तो इसका क्या होता है भाई, संग्रहण होता है, स्टोर हो जाता है। कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज काय में बदल के स्टोर होता है। ये बात भी हमें याद रखना है कि ग्लूकोज जब स्टोर होगा तब वो ग्लाइकोजन के रूप में होगा। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वापस ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में क्या हो जाएगा भाई, परिवर्तित हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र हम सब लोग याद रख चुके हैं, क्या होता है भाई, C6H12O6 होता है। अब हम बात करें कि ग्लूकोज जो है ना, वो ग्लूकोज काय में बदलता है भाई, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन में जो बदलता है तो वहां ये कौन से अंग में बदलने वाला है, तो वो बदलने वाला है हमारे किस अंग के अंदर, यकृत के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है, ठीक है, यकृत के अंदर बदलता है, ठीक है। दूसरी हम बात करें कि यकृत से एक और पदार्थ निकलता है जिसका नाम है क्या, पित्तरस। ये बात भी आपको याद रखना है, पित्तरस, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइल्ड जूस। इसका स्त्रावण भी किससे होने वाला है भाई, यकृत से, ठीक है। दूसरी हम बात करें कि यकृत जो है ना हमारा, या लिवर हमारा जो है ना, वो विषैले पदार्थों को क्या बना देता है भाई, विषहीन बना देता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं ना, उस भोजन को ग्रहण करने की वजह से हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के विषैले पदार्थों का निर्माण होता है। उन पदार्थों को ये यकृत विषहीन पदार्थों में
बदल देता है भाई। ये काम भी किसका है भाई, यकृत का ही है हमारे शरीर के अंदर। दूसरी बात करें, इसी यकृत के अंदर यूरिया का भी निर्माण होता है, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन, ये बात भी आपको याद रखना है, यूरिया का फॉर्मेशन किस ऑर्गन के अंदर होता है भाई, यकृत यानी लीवर के अंदर होता है। दूसरी हम बात करें यकृत के बारे में, अगला पॉइंट हमारा आ जाता है कि यकृत के अंदर, यकृत से ही संबंधित हमारी एक बीमारी है जो नाम सुना है आप लोगों ने सभी ने, क्या होती है भाई, पीलिया। पीलिया की जो बीमारी है ना, वो भी हमारी काय से संबंधित है, यकृत से ही संबंधित है। दूसरी यकृत जो है ना हमारी, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो ये बात भी आप लोगों को अच्छे से नोट रखना है, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि। और ग्रंथियां अलग से हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे जब पाचन तंत्र के रिलेटेड क्वेश्चन हमें दे रखे होंगे, ठीक है। दूसरी बात करें कि इस यकृत के अंदर बहुत सारे विटामिन हैं, वो विटामिन क्या होते हैं भाई, स्टोर होते हैं, ये बात भी हमें याद रखना है। बहुत सारे विटामिन स्टोर काय के अंदर होते हैं, इसी यकृत के अंदर होते हैं। तो ये थी हमारी बात। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है काय के अंदर, लिवर के अंदर। भाई लिवर हमारा जो यकृत दे रखा है, ठीक है, लेकिन इसका संग्रहण कहाँ होता है, तो भाई इसका संग्रहण होता है हमारी कहाँ, मांसपेशियों के अंदर। क्लियर। तो बाकी की सारी नॉलेज आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, क्या वह कौन सा तत्व है जो दांत के इनेमल को कठोर बनाता है, दांत के इनेमल को कठोर बनाता है भाई। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं भाई, दांत का जो इनेमल है ना, इसको हमने अभी पढ़ा था। इनेमल, इनेमल जो है ना हमारे दांत के ऊपर पाए जाने वाला चमकदार और हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो दांत को ये क्या प्रदान करने वाला है भाई, दांत को ये चमक प्रदान करने वाला है। इसी की वजह से हमारे दांत जो है ना बिल्कुल वाइट चमकदार दिखाई देते हैं। दूसरी एनिमल की बात करें कि सबसे हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी कौन सा है भाई, मजबूत पदार्थ भी कौन सा है हमारे शरीर का, इनेमल ही है। ठीक है, ये बात भी हमें याद रखना है। दूसरी बात करें, इसको जो कठोर बनाता है भाई, इसे कठोर कौन बनाता है भाई, फ्लोरीन बनाता है भाई इसको कठोर। फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है भाई, F होता है, जो कि एक हेलोजन है। ये इसको क्या बनाता है, कठोर बनाता है। यदि इसकी जब कमी हो जाती है, जब इसकी कमी हो जाती है इसकी फ्लोरीन की, तो हमें एक फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। फ्लोरोसिस की बीमारी हो जाती है। ये बात भी हमें याद रखना है। दूसरे पॉइंट की बात करें कि दांत के एनेमल में क्रेटिन प्रोटीन पाई जाती है भाई। एनेमल के अंदर कौन सी प्रोटीन देखने को मिलने वाली है हमें, प्रोटीन। ये बात भी हमें याद रखना है, क्रेटिन प्रोटीन भी देखने को मिलने वाली है। अगला पॉइंट हम नोट करेंगे कि दांत जो है ना वो किस किस से मिलकर बना होता है, कौन कौन से तत्व हैं दांत के अंदर। तो दांत के अंदर एक तो Ca कैल्शियम पाया जाता है, दूसरा एक हमारा फास्फोरस पाया जाता है। दूसरा हमें याद रखना है, दांत का जो पीएच मान होता है वो पीएच मान होता है कितना, 5.5। अदरवाइज इस पीएच मान में यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता है तो हमारे दांत में बहुत सारी समस्याएं, मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़े दांत हमारा मुंह स्मेल देने लगता है। तो कईयों शरीर के अंदर परिवर्तन है जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो दांत के इनेमल को कठोर बनाता है, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, फ्लोरीन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है भाई। नवा क्वेश्चन हमें दे रखा है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है। तो सबसे पहले तो अपन बात करें इस बाइल जूस की, जिसे हम क्या कह रहे हैं भाई, पित्त रस कह रहे हैं। पित्त रस जिसका नाम क्या है भाई, बाइल जूस। इसका जो निर्माण होने वाला है ना, वो होने वाला है काय के अंदर, यकृत के अंदर। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है बाइल जूस का। और अभी हमने क्वेश्चन हाल ही में पढ़ा था। और जो होता है ना वो एक पीले और हरे रंग का पदार्थ होता है, पीला हरा पदार्थ या यौगिक हम इसको कह सकते हैं। ये इस रंग का होता है और ये माध्यम को कैसा बनाने वाला है भाई, क्षारीय बनाने वाला है। पाचन की प्रोसेस में जब इसका स्त्रावण हो जाता है
तो माध्यम कैसा बन जाता है भाई, क्षारीय। क्योंकि सबसे पहले आमाशय के अंदर यदि हम जाएं तो आमाशय के अंदर जैसे ही भोजन पहुंचता है तो आमाशय की दीवार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, यानी माध्यम कैसा हो जाता है भाई, अम्लीय हो जाता है, ठीक। और फिर माध्यम क्षारीय में बदल जाता है, और क्षारीय माध्यम में बदलने के बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 10वां क्वेश्चन, जनन क्षमता में कमी होती है भाई। जनन क्षमता में कमी किस, तो चार हमें विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, या के की से, या ए की से। तो बात करते हैं भाई हम किसकी, जनन क्षमता के बारे में। तो जनन क्षमता, तो जनन क्षमता में जो कमी देखने को मिलने वाली है वो हमें देखने को मिलने वाली है विटामिन ई की वजह से। और विटामिन ई का हमें रासायनिक नाम याद रखना है, जिसका रासायनिक नाम होता है क्या, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम याद रखना है, टोकोफेरॉल। मतलब हम बात करें कि विटामिन ई जो है ना वो हमारे शरीर के अंदर बांझपन, स्टेरिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो उत्पन्न करता है। ये बांझपन हमें मेल और फीमेल दोनों के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी हम बात करें, विटामिन ई जो है ना वो हमारा ब्यूटी विटामिन भी कहलाता है, ब्यूटी विटामिन भी कहलाता है विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी कहलाता है। और ये जो विटामिन है ना हमारा, ये फैट में सॉल्युबल होता है, वसा में घुलनशील, घुलनशील विटामिन याद रखना है आपको, वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन भी हमारे पास दो तरीके से के होते हैं, देखो एक है ए डी ई के, ये सब जो विटामिन है ना वो वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी जो है ना वो जल में घुलनशील विटामिन है। तो दो तरीके से विटामिनों का वर्गीकरण किया जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो ए डी ई के जो विटामिन है ना वो हमारे वसा में घुलनशील हैं, और बी और सी जो है ना वो हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। तो हमसे यही पूछा कि जनन क्षमता में कमी होती है भाई, तो जनन क्षमता में जो कमी होती है ना वो विटामिन डी की वजह से होती है। तो आंसर राइट हो जाएगा हमारा डी, ई की कमी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विटामिन की खोज किसने की थी भाई, ये बात हम करते हैं। तो बहुत सारे विटामिनों से संबंधित क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं। तो विटामिन की जो खोज की गई थी ना वो खोज की गई थी एक अच्छे खासे वैज्ञानिकों के द्वारा, जिनका नाम है काशिमिर, काशिमिर फंक, आप शॉर्ट में फंक भी याद रख सकते हो, जिन्होंने 1912 में इस विटामिन की क्या की थी, खोज की थी। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि सबसे पहला खोजा गया विटामिन, तो सबसे पहले खोजा गया जो विटामिन है ना वो है हमारे पास क्या, विटामिन ए। इस बात को भी याद रखना है। और हमारे शरीर के लिए करीबन 13 प्रकार के विटामिनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, यानी 13 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। ये बात भी हमें याद रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या, फंक या फुंक। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, डीएनए में होते हैं भाई। डीएनए में क्या होता है भाई, डीएनए की हमें बात करनी है, डीएनए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि जो डीएनए है ना उसका पूरा नाम हमें याद रखना है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये इसका पूरा नाम होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। दूसरी बात करें, यह एक आनुवांशिक पदार्थ होता है भाई, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ मतलब हमारे शरीर के अंदर ये जो लक्षण हैं, आनुवांशिक लक्षण हैं, उन लक्षणों को ये एक पीढ़ी से यानी अपने माता पिता से उनके संतानों में लेकर जाता है। क्लियर। तो इस बात को भी याद रखना है। इसकी जो खोज की गई थी वो खोज की गई थी 1869 में फ्रेडरिक मिसर के द्वारा, फ्रेडरिक मिसर के द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। दूसरी यदि बात करें कि डीएनए की जो संरचना होती है ना वो द्वि कुंडलित होती है भाई, डबल हेलिक्स मॉडल होता है किसका, डीएनए का। और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की जो खोज की गई थी ना
वो की गई थी वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कईयों एग्जामों में पूछा जा चुका है। कब की गई थी भाई? 1953 में की गई थी। दूसरी बात करें कि डीएनए जो होते हैं ना वो बने होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड के। डीएनए काय के बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं एक तरीके से इनको देखा जाए। और इस डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, N2 बेस पाए जाते हैं, जिन्हें हम नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं। वो क्षार कौन कौन से हैं वो बात हमें अच्छे से याद रखनी है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर? डीएनए के अंदर। उसी तरीके से एक और है हमारे पास पदार्थ जिसे हम आरएनए कहते हैं भाई। आरएनए, ये भी नाम सभी लोगों ने सुना होगा। आरएनए, आरएनए जिसे हम राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है भाई। यूरेसिल मतलब हम बात करें इस थाइमिन के स्थान पर आरएनए के अंदर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। इस तरीके से यदि नाइट्रोजन क्षारों की बात करें हम तो टोटल नाइट्रोजनी क्षार हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो जिसे हम याद रख सकते हैं AGCTU बजाओ। इस तरीके से हम इन 5 नाइट्रोजनी क्षारों को याद रख सकते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। आप नाम नोट इनके कर सकते हो। तो डीएनए में यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है भाई कि डीएनए के अंदर होता है भाई, क्या होता है भाई डीएनए के अंदर? एमिनो एसिड, पेप्टाइड, पेप्टोन्स या न्यूक्लियोटाइड्स। तो भाई आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड कहलाता है। ये अगला क्वेश्चन है हमारा। तो बात करते हैं, देखो ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारा क्या कहलाता है? मोनोसैकेराइड कहलाता है। तो भाई कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, वो हमें नोट करना है। देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हमें अलग अलग प्रकारों में देखने को मिलता है। जैसे हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करें, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा प्रकार जो हमारा है ना उसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड। और तीसरा जो प्रकार है ना हमारा कार्बोहाइड्रेट का वो है हमारा क्या? पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। तो ये 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इनके उदाहरण की, कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण। क्या मोनोसैकेराइड है? मोनोसैकेराइड के अंदर कौन कौन है? तो मोनोसैकेराइड के अंदर हमारा एक ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा हमारा आएगा इसके अंदर क्या? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। तो ये दोनों ही उदाहरण हमारे किसके हो जाते हैं? मोनोसैकेराइड के। दूसरा हम बात करें डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड के अंदर हमारा माल्टोज है, माल्टोज, ठीक है, सुक्रोज, ठीक है, और सेलुलोज, सॉरी लैक्टोज, लैक्टोज, ठीक है। ये हमारे डाइसैकेराइड कहलाएंगे। और पॉलीसैकेराइड की हम बात करें तो इसके अंदर हमें स्टार्च, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन और हमारा सेलुलोज, सेलुलोज। ये हमारे प्रकार होते हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट के। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इनके उदाहरण हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हमसे पूछा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या दे रखा है भाई? मोनोसैकेराइड है। तो भाई मोनोसैकेराइड का एग्जांपल देख लेते हैं हम। कौन सा है हमारा मोनोसैकेराइड का उदाहरण? ग्लूकोज हमें दे रखा है। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा क्या? ग्लूकोज। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें 14 क्वेश्चन में पूछा है कि यकृत द्वारा बनाया गया जो पित्त है वो पित्ताशय, इसके अंदर पित्ताशय याद रखना है हमें, पित्ताशय।
में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसके लिए हमें दे रखा है हिपैटी सिस्टिक डक्ट या हिपैटिक डक्ट ही हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं हम। देखो क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम बात करें कि जो पित्रस है ना हमारा, पित्रस वो बनता कहाँ पे है भाई, तो सभी लोगों को याद रखना है पित्रस का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, लीवर कहते हैं। लीवर के अंदर काय का निर्माण होता है भाई, हमारे इस पित्त रस का निर्माण होता है, ये बात हमें याद रखना है। फिर ये क्या होता है, वहां से निकल के कहाँ पहुंचता है भाई, पित्ताशय के अंदर पहुंचता है भाई। यकृत से निकल कर कब पहुंचता है भाई, ये पित्ताशय के अंदर पहुंचता है। पित्ताशय, पित्ताशय के अंदर जैसे ये पहुंचता है तो पित्ताशय के अंदर इसको पहुंचाने के लिए एक डक्ट, एक नलिका पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, या जिसे हम कह देते हैं नलिका होती है, जो कि माध्यम को कैसा बनाने वाला है भाई, क्षारीय बनाने वाला है, माध्यम को क्षारीय बनाने वाला है। तो यही था हमारा क्वेश्चन का आंसर कि कौन सी डक्ट है जो इस पित्तरस को यकृत से पित्ताशय के अंदर पहुंचाती है। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा क्या, सिस्टिक डक्ट। क्लियर, सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें 15 वाला दे रखा है क्या, कि निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है। तो जस्ट अभी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था, डाइसैकेराइड का उदाहरण अगेन मैं फिर से लेके देता हूं। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड के अंदर हमने पढ़ा था क्या, माल्टोज है हमारा, माल्टोज, सुक्रोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये सब हमारे किसके उदाहरण हैं, डाइसैकेराइड के उदाहरण हैं। तो भाई देखते हैं, फ्रक्टोज है, डेक्स्ट्रिन है, गैलेक्टोज है या माल्टोज। तो माल्टोज हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भाई, ध्यान से क्वेश्चन को सभी लोगों को रीड करना है, इतना टाइम आपके लिए मिल जाता है, कि निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। भाई ऐसी कौन सी चीज हमें बनानी है जिसके लिए हमें हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए होता है, कोलेस्ट्रॉल। तो सबसे पहले तो हम बात करें इस कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है ना, इस कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो होता है ना, वो होने वाला है हमारे शरीर के अंदर, यकृत के लीवर के अंदर इस कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है, निर्माण होता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है ना, एक गाढ़ा पदार्थ, गाढ़ा पदार्थ होता है, जो धमनियों की दीवार को कैसा कर देता है भाई, सकरा कर देता है, सकरा। यदि ये धमनी और सिराओं की दीवार में जम जाए तो उनकी दीवार को क्या कर देता है, सकरा कर देता है। सकरा होने की वजह से ये ब्लड के सर्कुलेशन को क्या कर देता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो धमनी और सिराओं के अंदर अच्छे से नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हमारे हृदय से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं भाई, हृदय से संबंधित बीमारियां होने वाली हैं, हमें बीमारियां होने वाली हैं, जैसे कि हमारा बीपी हाई, बीपी डिस्टर्ब होने वाला है, इसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होने वाला है। और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर एक रासायनिक पदार्थ है जिसको हम कहते हैं एस्ट्राडियोल, एस्ट्राडियोल। इसको बनाने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, अब जो कोलेस्ट्रॉल भी है ये भी हमारे पास दो तरीके का है, एक को हम कह देते हैं एलडीएल और एक कोलेस्ट्रॉल को हम कह देते हैं एचडीएल। ठीक है, एचडीएल और एलडीएल। अब एलडीएल जो होता है ना, वो हमारे पास कैसा होता है भाई, खराब कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, खराब। और एचडीएल जो होता है ना, वो हमारे पास कैसा होता है भाई, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। ये बात आपको याद रखनी है। हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, इसकी वजह से हमें हृदय से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं, हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं देखने को इसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से देखने को मिलती हैं। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या, एस्ट्रोडियोल। इसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है भाई, आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17, और 17 क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है भाई। तो बात करते हैं दुग्ध प्रोटीन के बारे में। दुग्ध प्रोटीन मतलब दूध के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम हमें बताना है कि दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ये बात हमें याद रखना है। तो दूध के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है क्या भाई, केसीन। केसीन प्रोटीन दूध के अंदर पाई जाती है भाई। और इस केसीन प्रोटीन का काम क्या है भाई, ठीक है,
तो शरीर को दूध में से हमें प्रोटीन मिलेगी, प्रोटीन हमारे शरीर को क्या प्रदान करेगा भाई, ऊर्जा प्रदान करेगा। अब इस दुग्ध प्रोटीन केसीन को एक और रासायनिक पदार्थ है हमारे पास, वो बदल देता है इसको काय में, पैरा कैसीनेट में, कैसीनेट के अंदर। और पैरा कैसीनेट के अंदर बदलने वाला जो पदार्थ है हमारे पास, वो पदार्थ है हमारे पास क्या, रेनिन। रेनिन, तो रेनिन इस दूध के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन को बदल देता है काय में, पैरा कैसीनेट के अंदर बदल देता है। दूसरी बात करें, हमारे जो दूध का रंग जो पीला होता है, ये बात भी आपको याद रखना है, दूध का रंग जो पीला होता है ना, वो होता है कैरोटीन की वजह से। ये प्रोटीन दूध के अंदर, कैरोटीन, ये प्रोटीन दूध के अंदर पाई जाती है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें, वयस्क मनुष्य में रेनिन एंजाइम क्या होता है भाई, अनुपस्थित होता है। वयस्क मनुष्य के अंदर रेनिन जो एंजाइम है ना, वो एब्सेंट होता है, ये बात हमें याद रखना है। तो छोटे बच्चों के अंदर अक्सर आपने देखा होगा रेनिन एंजाइम पाया जाता है, तो अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब भी दूध पीते हैं तो वो कभी दूध डाल देते हैं, कभी उल्टी कर देते हैं, तो उनका मुंह से जो निकलता है दही जैसा जमा हुआ गाढ़ा पदार्थ निकलता है, तो उसको बदलने वाला काम कौन करता है, रेनिन ही करता है भाई। क्लियर। तो क्वेश्चन का जवाब हमारा हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, तो दुग्ध प्रोटीन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, केसी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन एमिनो अम्लों में निम्नीकरण होता है भाई, यहाँ याद रखना है आपको, डिग्रेडेशन, निम्नीकरण, निम्नीकरण, ये बात, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो हम आहार नाल, आहार नाल के अंदर हमारी आहार नाल है जो है ना, जिसके माध्यम से हम सांस भोजन हमारे शरीर के अंदर पहुंचने वाला है, तो उसमें हम बात करने वाले हैं आहार नाल का एक भाग है हमारे पास जिसे हम कहते हैं क्या, छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत के अंदर एमिनो अम्लों का क्या होता है भाई, निम्नीकरण होता है। एमिनो एसिड, इनका क्या होता है भाई, निम्नीकरण होता है, निम्नीकरण, निम्नीकरण जिसे हम कहते हैं डिग्रेडेशन होता है। क्लियर बात, ये बात हमें याद रखना है। दूसरा एक इरेप्सिन एंजाइम है, इरेप्सिन, इरेप्सिन, तो इरेप्सिन एंजाइम का भी जो स्त्रावण है ना, वो भी कहाँ से होने वाला है भाई, हमारी इसी छोटी आंत से निकलने वाला एक एंजाइम है, इरेप्सिन एंजाइम, याद रखना है भाई आपको, एंजाइम। इरेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलने वाला है भाई, छोटी आंत से स्त्रावित होने वाले एक एंजाइम का नाम बताओ, इरेप्सिन। और ये इरेप्सिन एंजाइम जो है ना, वो प्रोटीन को बदलने वाला है किसमें, पेप्टोनीज में, पेप्टोनीज के अंदर बदलने वाला है। कौन, ये इरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोनीज के अंदर बदलने वाला है। दूसरा, ठीक है। फिर ये पॉलीपेप्टाइड को बदलेगा काय में, एमिनो एसिड के अंदर, और यही इरेप्सिन एंजाइम जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं हमारे पास, पॉलीपेप्टाइड, उन पॉलीपेप्टाइडों को बदलने वाला है किसमें, एमिनो एसिड के अंदर बदलने वाला है। क्लियर। तो ये था हमारा आंसर कि आहार नाल के किस भाग में एमिनो अम्लों का क्या होता है, निम्नीकरण। तो हमारा जवाब हो जाएगा इसका क्या, छोटी आंत भाई, छोटी आंत। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 19वां, कि किस विटामिन को हम हार्मोन भी कहते हैं भाई। ऐसे एक विटामिन का हमें क्या बताना है भाई, हार्मोन बताना है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारा हार्मोन कहलाता है। तो याद रखना है, विटामिन डी को हम क्या कहते हैं भाई, हार्मोन भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम होता है क्या, कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम होता है हमारे पास क्या, कैल्सीफेरॉल, और इसी को हम हार्मोन भी कहते हैं, ये बात भी हमें याद रखना है, ठीक है। विटामिन डी, ठीक है। दूसरी इसकी बात करें, विटामिन डी जो है ना, उसका निर्माण हमारी त्वचा स्वयं कर लेती है, यानी त्वचा के द्वारा इसका स्वयं निर्माण हमारे शरीर के अंदर किया जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं इसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर हो जाता है। क्लियर। दूसरी बात करें, यदि इसकी कमी जब हो जाती है हमारे शरीर में, बड़ी वयस्क अवस्था में तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन बच्चों में इसकी कमी देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं एक रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, रिकेट्स, जिसे हम सूखे की बीमारी कहते हैं,
ये बीमारी बहुत अक्सर बच्चों में देखने को मिलती थी, जिसे हम सूखा रोग कह देते हैं, रिकेट्स। ठीक है, ये देखने को मिलता है। दूसरा बात करें, मानव यूरिन जो है ना, ह्यूमन यूरिन, मानव यूरिन के अंदर विटामिन डी हमें देखने को मिलता है। तो याद रखना है, मानव यूरिन के अंदर कौन सा विटामिन स्रावित होता है? विटामिन डी। दूसरी बात करें कि मछली के यकृत में भी विटामिन डी की मात्रा हमें देखने को मिलती है भाई, उसमें भी विटामिन डी, मछली का जो यकृत है उसके अंदर भी हमें विटामिन डी की मात्रा देखने को मिलती है। तो भाई हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है कौन? विटामिन डी। ठीक है, और जब ये विटामिन डी की शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो सूखा रोग हो जाता है, जिसमें हमारी हड्डियां घुमावदार हो जाती हैं, मोड़ उनमें आने लगती हैं, कमजोरी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। तो ऐसा विटामिन कौन सा था जिसको हम हार्मोन कहते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी, विटामिन डी। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि रेनिन का स्त्रावन करने वाला अंग कौन सा है भाई? रेनिन अभी हम पढ़ चुके हैं कि रेनिन का स्त्रावन करने वाला है हमारे पास कौन? आमाशय। आमाशय, आमाशय से रेनिन का क्या होता है भाई? स्त्रावन होता है। तो भाई ये थे हमारे आज की क्लास के 20 क्वेश्चन, और इन क्लासों का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छे से, सभी लोगों को याद रखना है भाई, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और ये प्रीवियस क्वेश्चन हमने आज जिन क्वेश्चनों का कंप्लीट जो सॉल्यूशन किया है, ये क्वेश्चन हमें कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिले हुए हैं। तो साइंस के वेटेज की यदि बात करें तो साइंस के जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बड़ी टफ होती है, स्टूडेंट को बड़ी देरी से साइंस के क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करते हैं, इसकी थ्योरी याद करते हैं, बड़ी देरी से होती है। यदि आप इसको एंटरटेनमेंट बनाकर आसानी से आप इसको याद रख सकते हो, थोड़ा सा एक एंजॉय लेते हुए साइंस को, और साइंस में यदि कहीं भी किसी भी शब्द से रिलेटेड या कोई भी बात हमें आती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्लियर बात? और इसकी पीडीएफ जो है ना, वो आप लोगों को, सभी लोगों को, आगे हमारी जो क्लास आएगी या ये भी जो क्लास होगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो सभी लोग अच्छे से इसको रीड करें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें सीट की, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए, उन क्वेश्चनों से हमारे बहुत सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने कर लिया है। 20 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं उसके अंदर हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट भी साथ में कीजिए, जिससे कि सभी बच्चों तक ये वो फ्री प्रैक्टिस साइंस की सीरीज जो अभी आपकी हाल ही में स्टार्ट हुई है वो सभी बच्चों को मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।